नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात यूसीसी बिल के मध्य प्रदेश विधानसभा में पास होने और कांग्रेस के फेल होने के मुद्दे पर करेंगे। सदन में लगभग 2 घंटे की हंगामेदार चर्चा के बाद आखिर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल मध्य प्रदेश में पारित हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। विपक्ष के तीखे विरोध और वॉकआउट के प्रयासों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखी। यूसीसी बिल पर 2 घंटे चर्चा हुई। चर्चा में विपक्ष ने भाग नहीं लिया। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में यूसीसी की खासियत बताई और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सदन में हंगामे के बीच हुई चर्चा के बाद यूसीसी विधेयक को पास घोषित कर दिया गया। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। सदन में प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यूसीसी बिल का कड़ा विरोध किया। विपक्ष ने बिल की विस्तृत समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। इसके लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी बिल पर संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से सदन में खारिज कर दिया गया। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूरी। लिव इन, सरोगेसी, ART से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता। अवैध संतान शब्द को हमेशा के लिए खत्म किया। धर्म के आधार पर बहु विवाह की अनुमति नहीं होगी। 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं को दंडनीय अपराध बनाया। बेटी और पत्नी को बेटे की तरह संपत्ति का समान अधिकार मिलेगा। पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह प्रतिबंधित रहेगा। केवल एक विवाह ही कानूनी रूप से मान्य होगा। विवाह विच्छेद कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मान्य होगा। विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीयन अनिवार्य किया। 21% आबादी वाले आदिवासी समाज को दायरे से बाहर रखा। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में यूसीसी कानून की जरूरत नहीं थी, सरकार बिल के नाम पर राजनीति कर रही है। जो आज प्रदेश और देश का युवा है वो कह रहा है कि देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। देश और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म हेल्थ कोड चाहिए है। और यहाँ अगर आप देखें तो भाजपा बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। युवाओं को इससे मतलब नहीं है, युवा को मतलब शिक्षा से है, चिकित्सा की व्यवस्था से है, और अलग लाइन पे जा रहे हैं। कोई युवा बात नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप की, ये हल्की बातें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा की सरकार की सोच ही वहाँ पे सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर कि यहाँ लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो, अगर उनको करवाना है तो क्यों नहीं कर पा रहे पूरे देश में? उत्तराखंड, असम, गोवा और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला 5वां राज्य बन गया है। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद अब इसे कानूनी मान्यता मिल गई है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार इसे प्रदेश में गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर देगी। इस बिल पर विपक्ष पहले भी हंगामा कर रहा था और बिल पास होने के बाद भी हंगामा जारी रहेगा। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है।
जल्द ही राज्यपाल इस पे हस्ताक्षर कर देंगे और मध्य प्रदेश में ये कानून लागू हो जाएगा। बहरहाल इस कानून का विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस इसको लेकर लगातार विरोध कर रही थी, सदन में भी किया और सदन के बाहर भी किया। इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विरोध दरअसल राजनीतिक है या कारण कुछ और है। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और कुछ देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता जैसा कि कांग्रेस कह रही है, आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। मुझसे ही पूछा ना आपने? जी रमेश। देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रजातांत्रिक देश हैं और हम सेकुलर देश हैं। तो सेकुलर देश में कहीं ना कहीं कानून एक समान होना ही चाहिए। दुनिया के अधिकांश देशों में समान आचार संहिता लागू है, समान नागरिक अधिकार लागू हैं। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% मामलों में समान लागू होता है। जैसे क्रिमिनल कोड बिल है, 302 में सबको हत्या पर एक सबको सजा होगी, चोरी पर एक सी सजा होगी, लूट पर, रेप पर, क्रिमिनल जितने भी अपराध हैं उसमें किसी का कोई भेद नहीं है। हालांकि धार्मिक आधार पर देखेंगे तो धर्म के आधार पर वहाँ अलग सजाएं हैं, शरीयत के आधार पर सजाएं अलग हैं, लेकिन भारत में वो एक सा ही कानून सब पर लागू होता है। आप रेवेन्यू कोड बिल को अगर देखेंगे तो रेवेन्यू कोड बिल में किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, अगर वो बिना वसीयत किए हुए चले जाएगा तो उसकी जो अगर अपील होगी, वो कोर्ट में अगर अपील करेगा तो वो कानून एक सा लागू होगा। इस कानून में कुछ अधिकार या उनका सम्मान महिलाओं को सुरक्षित किया गया है। खासतौर से सिविल लाइफ जो होती है, पर्सनल लाइफ जो होती है, उसमें महिलाओं को अधिकार उसमें दिया गया है, उनका सम्मान दिया गया है। जैसे उनको हलाला से मुक्ति का उनको सम्मान दिया गया है। लिविंग रिलेशन में आप अगर देखेंगे तो रहते थे, बिना रजिस्ट्रेशन के रहते थे, जब तक रह रहे हैं तो ठीक है। वो झगड़ा हो गया तो रेप की रिपोर्ट हो जाती थी, बलात्कार का मुकदमा आदमी पे दर्ज होता था। तो इस तरीके से मान लीजिए फिर उसमें लिव इन में अगर संतान उत्पन्न हो गई तो वो किस संपत्ति की वारिश होगी। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीज़ों का व्यवहारिक अध्ययन करके ये लागू किया गया। ये कानून किसी की धार्मिक भावनाओं पर, धार्मिक परंपराओं पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा एक और बात है कि कई ऐसे प्रकरण हैं लोग घर में निर्णय कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुओं में अभी समान बेटी को प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में समान अधिकार है। कितने ही घर ऐसे हैं जहां बेटियों ने लिख के दे दिया कि हमको नहीं चाहिए, सारी संपत्ति भाइयों के नाम हो गई। अगर इसी प्रकार लोग घरों में तय कर लेंगे, घर में सारी तय कर लेंगे, अदालत नहीं जाएंगे, कलेक्टर नहीं जाएंगे, कानून की शरण नहीं जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से चलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूँ हम सेकुलर देश हैं और ये संविधान के अनुरूप लागू हुआ, संविधान के विपरीत इसमें लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी अगर आप देखा होगा तो उन्होंने विधेयक का विरोध नहीं किया, उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किया और उसमें मुस्लिम समाज को इसको बाहर रखने की उन्होंने मांग की है। बाकी उन्होंने कानून का विरोध नहीं किया, उन्होंने प्रवर समिति में सौंपने की मांग की थी। तो कुल मिलाकर के ये नियम के अनुसार है। और जब संविधान बन रहा था तो अंबेडकर जी ने समान नागरिक आचार संहिता पर जोर दिया था, अधिकांश सदस्यों ने जोर दिया था, लेकिन फिर भी इसलिए उसको थोड़ी सी उदारता बढ़ती थी कि समय के साथ लोग समझदार हों। अब 78-80 साल होने को आ गए, तीसरी पीढ़ी आ गई है, तो मैं समझता हूँ अब थोड़ी सी समझदारी आ जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध ना हो। कुछ चीज़ इसमें है, कुछ खामियां हैं, निश्चित रूप से कुछ खामियां हैं, उन खामियों पर चर्चा हो, बिंदुवार उन खामियों पर चर्चा हो, लेकिन उन बिंदुवार खामियों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो उसमें है कुछ खामियां, कभी चर्चा होगी तो अपन इस विधेयक के प्रावधानों की खामियों पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल रमेश जी, पर बात तो यही है कि जब भी खामियों की बात आती है तो पूरा विषय जो केंद्रित हो जाता है वोट बैंक पे, धर्म विशेष पर। बहरहाल रवि वर्मा जी हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक कल सिंह भाबर जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि, बहुत सीधी सी बात यह है कि यदि राज्य सरकार ये विधेयक ला रही है, पहले तो संविधान के अनुरूप है, दूसरा कांग्रेस का विरोध किस बात को लेकर है? भारतीय दंड संहिता में तो सभी धर्म समान हैं, वहाँ सजा का एक जैसा प्रावधान है। तो यदि सिविल मामलों में भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो इसमें तकलीफ क्या है?
माननीय जनों को मेरा नमस्कार। देखिए, तकलीफ इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ही स्पष्ट है कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का समान नागरिक संहिता जो यूसीसी के सिद्धांत का ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार की जो राजनीतिक उद्देश्य है, असंवैधानिक तरीके से विरोधी जो है, उन नीतियों का विरोधाभास को लेकर यह बात निकल कर आई है। लेकिन विविधता का भी सम्मान हमें करना होगा। सदन में मैं भी था, रमेश शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूसीसी का विरोध नहीं कर रही है। कुछ जो संशोधन थे उनको लेकर हमारे थे, क्योंकि आर्टिकल 44 जो है वो माइनॉरिटी वर्ग को एक विशेष अधिकार देता है और जो कि संविधान की मूल भावना के साथ है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप उस धारा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आखिर चोरी छुप के ये जो कानून एकदम से विधानसभा में लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि आज की कार्यसूची में यह मुद्दा नहीं था, ये एकाएक मुद्दा लाया गया और जब संशोधन के लिए भी दिया गया तो विपक्ष का इतना तो सम्मान होना था, इतना तो कम से कम हृदय मुख्यमंत्री जी रखते। क्या मध्य प्रदेश के जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, जो दलित आदिवासी हैं, क्या उनके हक अधिकारों की चिंता नहीं होना चाहिए? सरकार केवल जो है भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के राजनीतिक मूल एजेंडे को बढ़ाना चाहती है। अगर सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है तो 27% जो आरक्षण है ओबीसी का, जो 50% की आबादी वाला जो एक वर्ग है, वो भी इंतजार कर रहा है। आखिर उनके हक अधिकारों के लिए सरकार क्यों मुंह छुपा रही है? ये सारी चीजें हैं जो जवाब उचित थे वो सदन में जवाब नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चैन की तकिया लगाकर सो रही है, वह सरकार केवल इसे यूजीसी की आड़ में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना चाह रही है। जी रवि, आपने बहुत सारी बातें कर दी। मेरे साथ भाजपा के पूर्व विधायक कल सिंह भावर जी भी हैं। कल सिंह जी, पहले तो आपकी सरकार को बधाई कि आपकी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर दी है, लेकिन कांग्रेस की जो संशोधनों की मांग थी उस पर भी विचार कर लेते। एक बात और थी कि वो अगर प्रवर समिति को इस विधेयक को भेजने की बात कह रहे थे तो उस पर भी विपक्ष की बात तो मानी जा सकती थी। है जी, धन्यवाद भाई साहब और सबको नमस्कार। मैं कहूँगा आज का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दिन है, जो सरकार ने सारे मुद्दों पर विचार विमर्श करके और हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम दिन आज का दिन होगा। और भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जिस प्रकार से ये जो विधेयक लाए हैं वो एक इतिहास गढ़ने वाला विधेयक है। इसलिए बहन बेटियां इसमें सुरक्षित हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को ध्यान में नहीं रखा, हम विशेषकर उस कमेटी के लिए ही लाए हैं। जो कम्युनिटी है वो अपने आप में इन महिलाओं के ऊपर जो कानून से अलग हटकर अपना एक एजेंडा थोपने का काम कर रहे थे, वो आज महिलाओं के सम्मान में, इस देश की, इस मध्य प्रदेश की बहू बेटियों के सम्मान में आज मध्य प्रदेश ने जो कानून लागू किया है। और जनजातियों की बात करें तो जनजातियों का अपना एक मूल सिद्धांत है। उस सिद्धांत को अलग रखते हुए आज जो समान नागरिक लागू किया है, हम सबको अधिकार है। हम कहेंगे कि आदिवासियों को धारा 5 और 6 के अंतर्गत अलग रखते हुए इस कानून को लागू किया है, ये स्वागत योग्य है। और मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैं आदिवासी समाज की ओर से, जनजाति समाज की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जी कल सिंह जी, रमेश जी आपने भी सुना, रवि वर्मा को भी सुना और पूर्व विधायक कल सिंह जी को भी सुना। जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो पूरा ध्यान धर्म विशेष या मुस्लिम समाज को लेकर ही क्यों चर्चा होती है?
इस विधेयक के जो कुछ प्रावधान जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, ये तो सभी समाजों की इस वक्त जो आधुनिकता का जो इस वक्त परिवेश है उसकी जो समस्याएं हैं इस विधेयक में उसका भी तो समाधान किया गया है। जो बहन बेटियों की जो बात कल सिंह जी भी कह रहे थे, रवि भी कह रहे थे, उनकी जो वर्तमान में समस्याएं हैं या उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो भी तो इस विधेयक का बड़ा हिस्सा है। संपत्ति का बंटवारा हो, लैंगिक भेदभाव हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, अवैध संतान वाला, तो इतना व्यापक ये विधेयक है, लेकिन संकुचित जो हो जाता है वो सिर्फ धर्म विशेष पे लेके। क्या है इसकी वजह? इस विधेयक के पूरे प्रावधानों पर क्यों नहीं चर्चा हो पाती? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस विधेयक के प्रावधान बहुत व्यापक हैं। खासतौर से लिव इन रिलेशन की बात, या मान लीजिए लिव इन में जो संतान उत्पन्न होती है वो बात, या विवाह से पहले किसी का प्रेम हो गया वो संतान उत्पन्न होती है, वो ऐसे उदाहरण भी हैं कि पत्नी गर्भवती है और पति की डेथ हो गई, तो ये स्वाभाविक रूप से ये लगभग सभी समाज पर लागू होते हैं। और हालांकि इसको मुस्लिम समाज से जोड़ने की कोशिश हो रही है उसका, लेकिन ये कुछ मुस्लिम समाज में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक विशेष प्रकार के दायरे में बांध करके रखना चाहते हैं। वो राष्ट्र की मूल धारा में उसको नहीं जोड़ना चाहते। आपने अगर देखा होगा ये 1 करोड़ से ऊपर इसके मैसेज भेजे गए, मेल भेजे गए, व्हाट्सएप भेजे गए, और सरकार के पास 10 लाख से अधिक लौट करके आए, जिसमें 40% मुसलमान पुरुषों ने और लगभग 72-73% महिलाओं ने इसका समर्थन किया है। अगर हम 72-73% यानी महिलाओं का बहुमत इसके साथ में है और पुरुषों को भी देखेंगे तो जो उदारवादी आधुनिक मुस्लिम युवक हैं वो इसके साथ में हैं, तो कुल मिलाकर के ये बात ठीक है। कुछ कट्टरपंथी पुरुषों का अधिकार थोड़ा सा कम होगा इसमें, जो निकाह के लिए, तलाक के लिए और बेटियों को अधिकार का मामला, केवल ये 3 बिंदु हैं जो मुस्लिम समाज के कुछ पुरुषों पे लागू हैं। उसमें भी 40% ने इसका समर्थन ही किया। तो मैं समझता हूँ समय अब कहाँ जा रहा है, दुनिया चांद के भी पार चली गई है, और आप अगर उसी में पड़े रहोगे जो 1500 साल पहले, 1450 साल पहले उस समय की दुनिया क्या थी, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, किस परिस्थिति में कौन से प्रावधान हुए। हम अगर दुनिया को ना भी देखें, भारत को देखें, तो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। 1950 में जो परिस्थितियां थीं, संविधान के जो प्रावधान थे, 125 संशोधन हम लोग कर चुके। समय बदलता है, जरूरत बदलती है, वातावरण बदलता है, उसके प्रावधान भी बदले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों में प्रावधान बदलना चाहिए, और ये विधेयक जो है ये कहीं ना कहीं, ये मैं समझता हूँ ये अच्छा विधेयक है, प्रगति के लायक विधेयक है, और मुस्लिम समाज ने भी इसको समर्थन किया है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं। एक उदाहरण मैं छोटा सा देना चाहूँगा। एक आतंकवादी अगर मर जाएगा, उसको फांसी दे देंगे तो कितने लोग पहुँचते हैं जनाजे में, और कितने लोग अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे, इतने दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी गिनती होती है, उनके जनाजे में कितने लोग पहुँचे थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं इस बात को सारे लोगों को समझना और समझ करके आना। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमेश जी। वैसे भी देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार जो प्रथाएं बनाई गई हैं वो प्रथाएं कब आधुनिक समय यदि वो कुप्रथा है, यदि भेदभाव करती हैं तो उनको विराम दिया जाना चाहिए। और आपको रमेश जी, आप बहुत बेहतर समझते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह को अंत में प्रतिबंधित किया गया, वो भी एक प्रथा थी, लेकिन यदि वो प्रथा समय के अनुकूल नहीं थी तो उसको जो है ख़त्म किया गया। रवि वर्मा, बहुत सीधी सी बात यह है कि इस विधेयक में केवल हलाला या केवल एक और जो है विषय है उसको छोड़ के बाकी तो सारा जो है अन्य समाजों से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें तो सारे लोग आते हैं। तो हम या कांग्रेस जब भी इस बात का विरोध करती है तो वो सिर्फ मुस्लिम समाज तक सीमित क्यों हो जाता है मामला? नहीं, ये देखिए पूर्णतः असत्य बात है कि केवल मुस्लिम वर्ग के को लेकर। तो फिर और किसकी आपत्ति है? आपको लिव इन रिलेशनशिप पे आपत्ति, किस पे आपत्ति है? एक मिनट आपत्ति देखिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने और कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मैंने भी जाहिर कर दी है, क्योंकि मैं भी सदन में था, इस पूरी चर्चा को मैंने देखा है, और मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि इसको मुस्लिम चिल्ला करके इस पूरी चर्चा को एक अलग दिशा में, तो इसमें विरोध किस बात का है?
मैं आदिवासियों की भी बात कर रहा हूं, मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूं जिनको आर्टिकल 44, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप उस धारा को का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो सरकार को नीति और नियत स्पष्ट करनी चाहिए। क्या इन सब धाराओं को अलग करके उनके भी हक अधिकारों को तोड़ा जा रहा है? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, स्पष्ट के साथ सरकार को करनी थी। रमेश शर्मा जी जिस डेटा की बात कर रही है कि इतने लाख मैसेज सरकार करती ना, सार्वजनिक करती ना सरकार डेटा, जिस सरकार में पेपर लीक सुरक्षित नहीं है, किसानों को समान मुआवजा जो नहीं दे पा रही है, ये यूसीसी के नाम पे क्या हक अधिकार देंगे? जिस तरीके से लाठियां भाजी गई इस देश के बच्चों पर, आपके भी बच्चे आज तमाम तरह की नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तमाम तरह की परीक्षा की, जब ये समान अधिकार वहां नहीं दे पा रहे हैं, जिस यूई की जरूरत छात्रों का जरूरत है, ये वहां यूई लागू ना करके यूजीसी के आड़ में ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे। सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है। आगामी नगर निगम चुनाव है, ये केवल चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के फैसले लेती है। सरकार अगर लाना चाहती है, मैं पहले डेट से कह रहा हूं कि हम यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन संशोधनों को विरोध कर रहे हैं जिसमें केवल जो है मुस्लिम वर्ग नहीं है, हम आदिवासी वर्ग की भी बात कर रही है। सरकार हमेशा से, इस सरकार में लगातार आदिवासियों के रवि वर्मा जी, आदिवासियों के लिए नहीं, आदिवासी रवि वर्मा जी, सुशील जी पहले बताइए 21% आदिवासियों को क्या आप समान नागरिक संहिता में शामिल चाहते हैं या नहीं? सुशील जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब संवैधानिक रूप से इस देश के संविधान ने उनको हक अधिकार दिए हैं, तो सरकार उन संविधानों के खिलाफ जाके क्यों काम कर रही है? मेरा ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जिस चीजों की मांग है, सरकार स्थिति स्पष्ट करती ना, अपना डेटा सार्वजनिक कर देती, और विपक्ष ने कहा था संशोधन के लिए समिति को भेज दी थी, सरकार आके चोरी छुपे क्यों इसको लागू करने पर आमादा हो गई? जब सरकार ने व्यापक कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया, इतने लाख मैसेज भेजे, जब सब कुछ भेजा तो आज सदन में चोरी छुप के इसको आके लागू करने की क्या जरूरत पड़ी? और विपक्ष ने कहा तो इन संशोधनों पर विचार होना चाहिए। चोर की दाढ़ी में चिनका है, वो सीधे सीधे देखा जा रहा है। मैं जवाब लेता हूं। कल सिंह जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है और चोरी छुपे इस विधेयक को आप ले आए। देखो साहब, हमेशा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। वो धर्म को आड़ में लेकर या मुस्लिम समाज को आड़ में लेकर या आदिवासी को आगे लाकर ये तुष्टीकरण करते आए हैं। दूसरी रही बात, आप इस बात की गारंटी देंगे कि कल से दलित आदिवासियों को मठ मंदिरों का पुजारी बना दिया जाए? सिर्फ तुष्टीकरण करने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप समानता की बात कर रहे हैं, तो कल से दलित आदिवासियों को मठ मंदिर का पुजारी बनाएंगे, उन्हें प्रवेश देंगे। आप पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं आशा करता हूं कि पूरा समूचा आदिवासी वर्ग दलित वर्ग इस चीज को देख रहा है कि आप हलाला की बात कर रहे हैं, कल से अधिकार देंगे आप यूजीसी के नाम समान। रवि जी, एक बार विधायक जी को बोलने दीजिए। भड़काने की बात करते हो और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा करती आई है। क्या दिया मुसलमान को भी सिर्फ और सिर्फ चौराहे पर खड़ा करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार मुस्लिम हो या सर्वहारा समाज हो, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। यहाँ महिलाओं को हम अधिकार देना चाहते हैं, हलाला जैसे कानून को समाप्त करना चाहते हैं। जब कुप्रथा थी, उन कुप्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं। क्या अपनी बहन बेटियों के साथ हलाला कराना ठीक लगता है क्या? हम किसका विरोध कर रहे हैं? हम किसका सम्मान कर रहे हैं? हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं का विकास करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। हम 35% आरक्षण देना चाहते हैं महिलाओं को। ये भारतीय जनता पार्टी का कानून है या समाज का कानून है? इस देश का कानून है। इसलिए देश में सम्मान नागरिकता कानून हम देना चाहते हैं। इसमें चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है इसमें। इसलिए आप लोग तुष्टीकरण का काम करते हो, तुष्टीकरण की राजनीति करते हो और वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट, हम सर्वहारा का विकास करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कल सिंह जी। मैं रमेश जी आपसे फाइनल कमेंट लूँगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात वही निकल के आती, भाई बहुविवाह और हलाला, ठीक है ये प्रथा आज बहुत, चूँकि जब हम इसकी समीक्षा करते, समाज इसकी समीक्षा करता है या इसका जो पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, वो समीक्षा करके ये पा रहा है कि गलत है,
तो स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रथाओं को तो रोका जाना चाहिए। दूसरा ये है कि यदि वो सही है तो फिर शरीयत के जो दांडिक प्रावधान है वो भी सही होना चाहिए। दांडिक प्रावधान में जो है नजरिया अलग हो जाता है और इसमें नजरिया अलग, महिलाओं के मामले में नहीं साहब होना चाहिए और पुरुषों को अपराध के मामले में नहीं साहब सजा जो है भारतीय कानून से होना चाहिए या शरीयत से नहीं। ये भेदभाव क्यों और ये क्या वास्तव में कुछ चुनिंदा लोग ही इसका विरोध करते हैं? क्योंकि जिस तरीके का सर्वे आया उस सर्वे में तो ये बात निकल के नहीं आती है। नहीं, सर्वे में अगर आपने देखा होगा तो मैं फिगर थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन 70% से ऊपर महिलाओं ने इसका समर्थन किया है। हलाला के जो प्रावधान है, हलाला के प्रावधान का दुनिया भर में विरोध हो रहा है और कई मुस्लिम देशों ने उस पर रोक लगा दी है। थोड़ी देर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ वो जो चला है एक काली पट्टी वाला, सऊदी अरब में नहीं है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ों पर पूरी दुनिया अब आगे बढ़ रही है। भारत में ही लोग पता नहीं क्या बात है, कुछ चीज़ों पर बिल्कुल बहुत अडिग रहते हैं। केवल इसमें 2 ही चीज़ जो जिसको बड़ी है, ये हलाला होगी और ये 3 तलाक वाला मामला है। बाकी लगभग सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें भी महिलाओं को आप कल्पना कर सकते हैं, वो मनुष्य है और उसको आप हलाला के लिए भेजेंगे तो स्वाभाविक। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें समान है और इसीलिए अगर आपने देखा होगा बिंदु बार इसके जो प्रावधान है, इसके जो प्रावधानों के बिंदु बार किसी ने चर्चा नहीं की कि 1 नंबर पर यह है, इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, 2 नंबर पर यह है, इसमें ये अच्छा है, वो बुरा है। तो कुल मिलाकर के लेकिन या तो प्रशंसा हो रही है या उसका विरोध हो रहा है। आज संसद के भीतर, विधानसभा के भीतर भी अगर संशोधन रखा है तो पढ़ा तो हो गई। अगर पढ़ा है तो एक दफ़ा में आपने संशोधन किया है तो बाकी धाराओं पर चर्चा तो करते कि ये अच्छा है और ये बुरा है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा जब ध्वनिमत से पारित होने लगा विधेयक तो प्रवर समिति में सौंपने की मांग की थी। विधेयक का विरोध कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं लेकिन उसके अलावा भी बाजार में और टीवी चैनलों पर और मीडिया के सामने वक्तव्य जो हैं वो अलग तरीके आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से फिर अभी भी उसमें प्रावधान, कोई चीज अगर पसंद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जा ही सकते हैं। उसमें क्या धरा हुआ, कानून की मदद लीजिए उसमें। तो ये संविधान की जिस धारा का रवि वर्मा जी उल्लेख कर रहे हैं 44, उसके अंतर्गत ही ये लाया गया है। ये संविधान के अनुरूप है ये विधेयक, इसको हमको समझना चाहिए। दुनिया के सब देशों में लगभग समान आचार संहिता है। मान लीजिए अगर धार्मिक स्वरूप भी है तो वहां भी समान रूप से आचार संहिता है। अब देश बहुत आगे बढ़ गया है। एक बात मैं रवि वर्मा जी से कहना चाहता हूँ, वो पुजारी जी की बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही शांत हुए हैं चंद्रिमा दास जी, गुफा मंदिर के महंत। पता कर लीजिए वो किस समाज से आते हैं। अवधेशानंद जी किस समाज से आते हैं। कनकेश्वरी देवी किस समाज से आते हैं। पंचशील मंदिर है, उसके प्रबंधन कमेटी में कौन प्रभारी है। अपन विषय परिवर्तन हो जाएगा। मेरे पास समय का बहुत अभाव है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर समान नागरिक संहिता सदन विधानसभा ने पारित कर दी और जल्द ही कानून मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा और खासकर महिलाओं और बेटियों के लिए, बहनों के लिए यह कानून बड़े अवसर प्रदान करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।